ये यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूज में से एक ना एक न्यूमेरिकल हर साल पेपरों में आता है। हेलो गाइस, हियर आई एम आशु एंड वेलकम टू योर लविंग चैनल हेल्पर सर मैथ एंड फिजिक्स। तो हमारा यूजेस ऑफ डायमेंशंस का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने दो यूज कर लिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम थर्ड यूजेस को पढ़ते हैं। थर्ड यूज क्या है डायमेंशन का? टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन the physical quantities in physical phenomena। तो थर्ड यूज क्या कहता है? सिंपल सी चीज है, फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन निकालना है हमें। जो फिजिकल फिनोमेना होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनके बीच में जो रिलेशन आता है वो हम इसकी सहायता से निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो अभी करके बताएंगे। लेकिन ये यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूज में से एक ना एक न्यूमेरिकल हर साल पेपरों में आता है। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल। ज्यादा कुछ इसमें बताना है नहीं, डायरेक्ट ही न्यूमेरिकल से सारी बातें क्लियर होती हैं। कुछ इस प्रकार से न्यूमेरिकल आते हैं। दिया होता है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स इफेक्टिव लेंथ L, मास ऑफ द पेंडुलम M एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G एंड फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। तो इसको करने का तरीका क्या है? देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका है। कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, करना सेम ही है। बस वहां पर क्या क्या चेंज हो सकता है कि डिपेंड्स किस किस पर करेगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ है, मास है, एक्सेलरेशन है, तो किसी न्यूमेरिकल में और चीजें आ जाएंगी। लेकिन करने का तरीका जो एक को होगा वही सभी के लिए होगा। ठीक है, तो इसको करते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। डिपेंड वाली चीजें सारी छोड़ दो, अभी केवल स्टार्टिंग वाली चीज को पकड़ो। क्या है? द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। अब हम प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह लगाकर वे सारी चीजें लिखेंगे जिन पर ये डिपेंड्स कर रहा है। प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह लगाया। अब किस किस पर डिपेंड कर रहा है? इफेक्टिव लेंथ L, इसकी पावर लगा दो A, एंड मास ऑफ द पेंडुलम M, इसकी पावर लगा दो B, एंड लास्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, इसकी पावर लगा दो C। बस इतना आपने लिख लिया तो बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा ये। आगे कैसे होगा? देखो, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ से T, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटा के यहाँ लगा दिया K, देन L की पावर A, M की पावर B एंड G की पावर C। अब चूंकि K कांस्टेंट है तो वो डायमेंशन लेस हो गई। ये लाइन लिख देंगे कि K इज द डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ऐसा तो ये अंडरस्टूड है कि ये जो k होता है या कोई भी कांस्टेंट होता है वो डायमेंशन लेस ही होता है। तो अब क्या करेंगे? अब हम दोनों साइड की डायमेंशन लिखेंगे। t की डायमेंशन क्या हो जाएगी? नॉर्मली t हो जाएगी, इज इक्वल टू k तो डायमेंशन लेस है तो इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। l क्या है? लेंथ, लेंथ की डायमेंशन L, देन इसकी होल पावर a, एंड m दे रखा है मास, मास की डायमेंशन m होती है, देन इसकी पावर b। g दे रखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है lt की पावर -2 और उसकी पावर c। अब इन पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? l की पावर a आ जाएगी, देन यहाँ m की पावर b एंड यहाँ पर l की पावर c इंटू t की पावर -2c। इसको लिख लेंगे एक साथ। अब चूंकि जो लिखने का तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, पहले m फिर l फिर t। तो इसको भी हम इसी स्ट्रक्चर में लिखेंगे। पहले m लिखेंगे, m की पावर b, फिर l लिखेंगे। देखिए यहाँ पर भी l है, यहाँ पर भी l है, तो इनकी पावर्स आपस में जुड़ जाएंगी। l की पावर a प्लस सी, लास्ट में बचेगा t, t की पावर -2c। इधर भी इसकी डायमेंशन को बिल्कुल इसी रूप में लिखेंगे। यहाँ केवल t लिखा है तो m की पावर 0 हो जाएगा, l की पावर 0 एंड t की पावर 1। इनकी वैल्यू तो एक एक ही हो जाएगी। कुल मिलाकर लिखा वही है जो ऊपर लिखा है t। बस यहाँ पर सेम बनाने के लिए हमने इधर भी ml लिख दिया है ताकि सेम सेम लगे। अब हम इनकी डायमेंशंस की पावर्स की करेंगे कंपैरिजन। m की m से, l की l से, t की t से। तो क्या आएगा? देखिए m की पावर b है इधर एंड इधर है m की पावर 0, तो एक इक्वेशन ये आ गई। अब यहाँ पर l की पावर है a प्लस सी, यहाँ पर है l की पावर 0, देन यहाँ से a प्लस सी बराबर 0 आ गया, दूसरी इक्वेशन। एंड थर्ड इक्वेशन आएगी t की पावर -2c, इधर है t की पावर 1,
तो -2c इज इक्वल टू 1। यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। अब c की वैल्यू को अगर हम 2 में रख देंगे तो a की भी वैल्यू आ जाएगी, तो रखते हैं a प्लस -1/2 इज इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। देन a की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमें यहाँ से a की भी वैल्यू मिल गई, b की भी मिल गई और c की भी मिल गई। अब इन तीनों वैल्यूज को उठाकर इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, जो हमने प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाकर के लगा दिया था उस वाली इक्वेशन में। तो क्या आएगा देखते हैं। देखिए यहां लिखा है t इज इक्वल टू के एल की पावर a m की पावर b g की पावर c। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू है 1/2, देन l की पावर 1/2, m की पावर है b, यहाँ पर है b की वैल्यू 0, देन इसकी पावर 0, g की पावर c, c की वैल्यू है -1/2, देन g की पावर -1/2। यहाँ से m की पावर 0, ये तो 1 हो जाएगा, देन यहाँ से आ जाएगा l की पावर 1/2, इसको अपॉन में ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसको हम लिख देंगे l/g होल पावर 1/2। किसी की भी पावर 1/2 है तो उसका मीन्स होता है रूट, यानी यहाँ से k रूट l/g। तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या आ गया, k रूट l/g। तो यही रिलेशन था इन तीनों के बीच। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द रिलेशन या फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड, तो वो ये आ गया t इज इक्वल टू k रूट l/g। ऐसे ही सारे न्यूमेरिकल करने हैं, चाहे कोई सा भी आ जाए। कंसेप्ट यही लगाना है कि सबसे पहले उसको प्रोपोर्शनलिटी में लिख लो, फिर प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाकर इक्वल में कांस्टेंट लिख दो, फिर दोनों और की डायमेंशंस लिख दो, फिर उन डायमेंशंस की पावर्स की कंपैरिजन कर दो। कंपैरिजन से इक्वेशंस बनेगी, उनसे उनकी वैल्यू फाइंड करके जो हमारी ये वाली इक्वेशन आई थी उसमें रख देंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगा, हमारा डेरिवेशन बन जाएगा। तो इसी प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट उपयोग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।